सभी संगिनी बहनों को नमस्कार। इस सत्र का विषय है गर्भवती महिला की पहचान एवं पंजीकरण। इस प्रशिक्षण सत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे कि गर्भवती महिलाओं की जल्द पहचान एवं पंजीकरण करना क्यों आवश्यक है। आशा क्षेत्र में गर्भवती के पंजीकरण में किस प्रकार से हम गैप एनालिसिस कर सकते हैं, निश्चय किट का प्रयोग कैसे करेंगे, विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों से प्रभावी संवाद कैसे करें, आशा कार्यकर्ता एवं संगिनी की क्या भूमिका होगी गर्भवती महिलाओं की जल्द पहचान एवं पंजीकरण में। तो आइए इस सत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे समुदाय में आसपास बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सेवाएं समय से नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण यदि उनमें किसी भी प्रकार की जटिलता है तो उसकी समय से पहचान कर प्रबंधन नहीं हो पाता है और कई बार इन कारणों से माता की मृत्यु भी हो जाती है। यदि हम जल्द से जल्द गर्भावस्था की पहचान कर उनका पंजीकरण करवा दें तो हम कई सारी मातृ मृत्यु को रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गर्भवती की जल्द पहचान एवं पंजीकरण कराना क्यों आवश्यक है। यदि हम गर्भवती महिला की जल्द से जल्द पहचान कर उसका पंजीकरण एनम के पास करवा देते हैं तो उसकी जो 4 प्रसव पूर्व जांचें हैं वो सुनिश्चित हो पाएंगी। उसको गर्भावस्था संबंधित जो भी देखभाल है और परामर्श है वो समय से मिल पाएगा। यदि गर्भवती महिला में किसी भी प्रकार के खतरे के लक्षण हैं तो उनकी समय पर पहचान कर उसका प्रबंधन हो पाएगा। जन्म की तैयारी सुनिश्चित हो पाएगी एवं उचित संस्था में प्रसव सुनिश्चित करा पाएंगे। तो जो हम 3 डिलेज की बात करते हैं, यदि हम जन्म की तैयारी समय से कर लेते हैं तो 3 डिलेज को रोक के मातृ मृत्यु की संभावनाओं को भी कम किया जा सकता है। यदि अनचाहा गर्भ है तो सुरक्षित गर्भपात हो पाएगा। जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी कि मातृ मृत्यु के कारणों में असुरक्षित गर्भपात का जो प्रतिशत है वो 8% है। यदि हम सुरक्षित गर्भपात को प्रोत्साहित करते हैं तो हम मातृ मृत्यु में भी कमी ला सकते हैं। मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड बन पाएगा एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना के जो लाभ हैं, शासकीय योजनाओं के जो लाभ हैं वह मिल पाएंगे। शासकीय योजनाओं के लाभ के लिए यदि लाभार्थी का बैंक खाता नहीं खुला है या आधार कार्ड नहीं है, आशा के सहयोग से बैंक खाता खुलवाने एवं आधार कार्ड बनवाने के लिए पर्याप्त समय मिल पाता है, जिससे योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो पाता है। जैसा कि सत्र की शुरुआत में ही हमने बात की कि किसी भी गर्भवती महिला की जल्द से जल्द पहचान कर उनका पंजीकरण कराया जाना आवश्यक होता है। किसी भी महिला को हम पंजीकृत तभी मानेंगे यदि उसकी गर्भावस्था का पता लगते ही उसे एनम या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा कोई भी एक सेवा दे दी गई हो। ये स्वास्थ्य सेवाएं इस प्रकार से हैं। यदि गर्भवती महिला को टीडी का टीका लग गया है, एमसीपी कार्ड मिल गया है या उसे कोई भी एक प्रसव पूर्व जांच मिल गई है तो हम उस महिला को पंजीकृत मानेंगे। कई बार क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम देखते हैं कि आशा के पास नई गर्भवती महिलाएं सूचीबद्ध होती हैं लेकिन उन्हें एनम द्वारा सेवा नहीं मिली होती है। तो हम जो भी महिलाएं जिनको एनम द्वारा सेवाएं मिल गई हैं उन्हीं को हम पंजीकृत मानेंगे। यदि किसी आशा क्षेत्र में गर्भवती महिलाएं कम हैं तो जब भी आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आप आशा को सहयोग करें कि वो किन घरों का प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण करे कि वो गर्भवती महिला की जल्द से जल्द पहचान कर सके। आशा को नवविवाहित महिलाएं जहां पर हैं उन घरों का भ्रमण प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। ऐसी महिला जिनके बच्चे छोटे हैं और परिवार नियोजन का कोई भी साधन वो उपयोग नहीं कर रही हैं। ऐसी महिलाएं जिनका कुछ माह पहले गर्भपात हुआ हो और ऐसी महिलाएं जिनकी संतानों में केवल लड़कियां ही लड़कियां हैं और कोई भी परिवार नियोजन का साधन प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे घरों में भी संभावना होती है कि वो लड़के के लिए गर्भ धारण करती हैं और उन पर परिवार का भी दबाव कई बार होता है। तो यदि आशा जो है वो इन घरों का भ्रमण प्राथमिकता के आधार पर करती है तो उसे गर्भवती महिलाएं मिलने की संभावना अधिक होती है। आशा नई मिली गर्भवती महिलाओं को अपने वीएचआईआर में भाग 3 में सूचीबद्ध करती है और एनम द्वारा सेवा मिलने पर उसे पंजीकृत माना जाता है। निश्चय किट गर्भ परीक्षण किट है जिसके माध्यम से किसी भी महिला में गर्भावस्था की पुष्टि की जाती है। प्रत्येक आशा के पास लगभग 2 से 3 निश्चय किट प्रतिमाह होनी चाहिए क्योंकि एक आशा क्षेत्र में प्रतिमाह 2 से 3 नई गर्भवती महिलाएं मिलने की संभावना होती है। आशा संगिनी का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो आशा ड्रग किट में निश्चय किट की रिफिलिंग को सुनिश्चित करवाती रहे।
आशा यह ध्यान रखें कि निश्चय किट का प्रयोग माहवारी छूटने के 7 से 10 दिन बाद करें, तभी गर्भावस्था की जांच का सही परिणाम आता है। आपके अंतर्गत आने वाली आशाओं को आपके द्वारा ही सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि निश्चय किट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं और परिणाम को किस तरीके से देखते हैं। तो आवश्यकता अनुसार जब भी आप क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रही हैं, तो अपनी आशा को सहयोग कर सकती हैं, उसे सही तरीके से निश्चय किट के प्रयोग के बारे में बता सकती हैं। तो आइए जानें कि कैसे निश्चय किट का प्रयोग करते हैं। जब भी आप निश्चय किट को खोलेंगे तो इसमें पेशाब की जांच की जाती है। तो इसमें ड्रॉपर द्वारा पेशाब का सैंपल डालना है स्ट्रिप पे और 5 मिनट तक वेट करना है परिणाम आने का। यदि स्ट्रिप पर 2 लाइनें दिखती हैं तो इसका अर्थ है कि जांच का परिणाम पॉजिटिव है, यानी कि महिला गर्भवती है। यदि स्ट्रिप पर 1 लाइन दिखती है तो इसका अर्थ है कि जांच का परिणाम नेगेटिव है और महिला गर्भवती नहीं है। यदि स्ट्रिप पर कुछ भी ना दिखे तो दूसरे दिन सुबह पुनः एक बार जांच करने की सलाह देनी चाहिए। अब जानने का प्रयास करते हैं कि आशा जब भी गृह भेंट के लिए जा रही है तो जल्द पंजीकरण के लिए गर्भवती महिला, उसके पति और परिवार के सदस्यों से उसे किस तरह से बात करनी है कि वो स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके। तो उसे क्या-क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वो परामर्श दे रही है गर्भवती महिला को या उसके परिवार के सदस्यों को। सबसे पहली बात है कि जल्द पंजीकरण के फायदे बताएं, शासकीय योजनाओं के लाभ के बारे में बताएं जिससे गर्भवती महिला जांच कराने के लिए तैयार हो जाए। उसके परिवार और पति को भी अपनी परामर्श में आशा कार्यकर्ता को शामिल करना है। जिन महिलाओं ने जल्दी पंजीकरण करा लिया है, उनका उदाहरण देके समझाएँ कि उन्होंने जल्दी पंजीकरण कराया है, तो उनकी सारी जाँचें हो पाईं। अगर किसी तरह की दिक्कत हुई, तो उसका प्रबंधन समय से हो पाया। जन्म की तैयारी के महत्व के बारे में बताएँ। प्रसव हेतु अस्पताल कहाँ का चयन करना है या परिवहन की व्यवस्था कैसे करनी है, वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी है, इसके बारे में सुझाव दें। लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों के विचारों का आदर करें। वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात को पूरा सुनें, उनकी बात को महत्व दें और फिर अपनी बात उन्हें समझाने का प्रयास करें। अब जल्दी पंजीकरण हेतु गर्भवती महिला, पति एवं परिवार के सदस्यों से जब भी बातचीत के लिए आशा जा रही है, तो उसे किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या नहीं करना है। परिवार के लोगों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना है आशा को। इस प्रकार से ना बताएं कि गर्भावस्था एक बीमारी जैसी लगे, एक समस्या जैसी लगे, जिससे भय की स्थिति उत्पन्न हो। लाभार्थी एवं परिवार के सदस्यों द्वारा बताई गई बातों की अवहेलना या आलोचना ना करें कि अरे ये ठीक नहीं है, ये आपको पता नहीं है। उनकी बातों को समान महत्व देना है क्योंकि उनके विचारों से उनकी भावनाएं एवं परंपराएं जुड़ी होती हैं। तो हमें उसे ठेस नहीं पहुंचाना है और अपनी बात को समझा के उन्हें स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए प्रेरित करना है। किसी प्रकार का गलत आश्वासन नहीं देना है कि आप ये कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह का कोई भी गलत आश्वासन उन्हें नहीं देना है। अभी तक हमने चर्चा की कि आशा गृह भेंट के लिए जब जा रही है तो उसे किन बातों को ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए अब जानते हैं कि आशा को जब भी वो गृह भ्रमण के लिए जा रही है, परामर्श दे रही है, आपसी बातचीत में उसे किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि वो जब भी जिससे भी मिले, जो भी लाभार्थी है, उससे मुस्कुरा के अभिवादन करना है। उससे आपसी सामंजस्य होना चाहिए। जाते ही अपनी बात शुरू नहीं कर देनी है। आप उन्हें मुस्कुरा के अभिवादन करिए, उनका हाल-चाल पूछिए, उनके घर में बैठिए और थोड़ा समय दीजिए और उसके बाद अपनी बात शुरू करिए। अवसर एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपना बात कहनी है। प्रभावी संवाद में हाव-भाव बहुत ज़रूरी होता है, तो जैसे सिर हिलाकर, मुस्कुराकर जवाब देना। संवाद के दौरान भाषा एवं आवाज़ का उतार-चढ़ाव, कोई गंभीर बात कहनी है या कोई हँसी-मज़ाक करते हुए बात करनी है, तो उसी हिसाब से आपकी भाषा एवं आवाज़ का उतार-चढ़ाव होना चाहिए। बात करने के लहज़े को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आशा गृह भेंट के लिए जा रही है और परामर्श दे रही है तो वो परामर्श विषय से संबंधित जो भी उसके पास सामग्री है, आईसी मटेरियल है, पोस्टर है, चार्ट पेपर है या फ्लिप बुक है, उसको अपने साथ रखे जिससे वो आसानी से अपना परामर्श दे सके।
आशा को लाभार्थी की बात को ध्यान से सुनना है। लाभार्थी द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, उसको ये विश्वास दिलाना है कि वो जो भी जानकारी लाभार्थी उसे दे रहा है, वो गोपनीय रखी जाएगी, जिससे उसका विश्वास बढ़ सके और वो अपनी बात सहजता से आपको कह सके। समानुभूति दिखाएं, ना कि सहानुभूति दिखाएं। सरल शब्दों एवं सरल भाषा का प्रयोग करें। कभी भी गलत जानकारी नहीं दें। यदि आपको नहीं पता है तो आप उन्हें कह दें कि हम ये बात नहीं जानते हैं, हमें स्पष्ट नहीं है, हम ये आपको पूछ के बताएंगे। कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है आपको। आशावादी एवं आत्मविश्वासी दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे आपसे जो भी मिले उसे अच्छा लगे, वो आपसे बात करने में सहज महसूस करे और अपनी बात को आसानी से आपसे कह सके। तो आशा को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वो गृह भ्रमण के लिए जा रही है, परामर्श दे रही है। तो इस तरह से इन बातों को ध्यान रख के वो अपने परामर्श को और प्रभावी बना सकती है। समुदाय में जब भी हम गृह भेंट के लिए जाते हैं तो हमें कई तरह के लाभार्थी मिलते हैं। कोई बहुत बात करता है, कोई हंसता ज़्यादा है, कोई झिझक करता है जवाब देने में, कोई अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाता है, कोई मजाक भी उड़ाता है। तो हमें जो भी लाभार्थी मिलते हैं या उनके परिवार के सदस्य जो मिलते हैं, उनसे हमें किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है और उन्हें प्रेरित करना है स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए। तो ये एक आशा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो बातचीत हर तरह के लाभार्थियों से किस तरीके से बात करे, कैसे उन्हें डील करे। और एक संगिनी के रूप में आपकी भूमिका यह हो जाती है, जहाँ पे भी आशा को गृह भेंट के दौरान कठिनाई आ रही है, आप उसको सहयोग कर सके उन लाभार्थियों से बात करने में। तो पहले हम जानेंगे कि यदि महिला संकोची है, तो आशा को गृह भेंट के दौरान किस बात का ध्यान रखना है। उसे सहज बनाने के लिए पहले सामान्य विषयों पर बातें करें, महिला को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी अधिक प्रशंसा करें और प्रश्नों को दोहराएं। जो भी आपने बताया है वो उससे पूछें कि उसे क्या समझ में आया है। इस तरह से करके हम अगर महिला संकोची है तो उससे अपनी बातचीत को बढ़ा सकते हैं आगे और उसको प्रेरित कर सकते हैं स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए। आपको क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोई ऐसी महिला मिल जाती है जो आपको बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, बात-बात पे बहस कर रही है, तो आप उसे किस तरीके से डील करेंगे? आपको उसे आश्वस्त करना है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करें, उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें और नाराज़ नहीं हों। वो कितना भी आपसे बहस करने की कोशिश करे, आप उसे प्यार से ही समझाइए। उसकी बातें पहले ध्यान से सुन लें। जो भी वो कह रही है, झल्ला रही है या बहस कर रही है, तो पहले उसकी पूरी बात सुन लीजिए और उसके बाद अपना उत्तर दीजिए। यदि महिला आपकी बात मानने को तैयार ना हो, तो अधिक ज़ोर नहीं दें, बल्कि कहें कि आप उससे मिलने के लिए दोबारा आएँगी और बात को वहीं ख़त्म कर दें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसा भी होगा कि आपको ऐसी महिलाएँ मिल जाएँगी, जो बहुत अधिक प्रश्न पूछ रही, जिनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है। ऐसी महिलाओं को आप जो भी उनके प्रश्न हैं, उसका सरल भाषा में उत्तर दें और उन्हें ये बताएँ कि आप प्रति माह उनसे मिलने आएँगी, तो आप अगली बार भी उनसे अपनी बात कह सकती हैं। अभी तक के सत्र में हमने यह जाना कि गर्भावस्था की जल्द पहचान कर पंजीकरण कराना क्यों आवश्यक है, निश्चय किट का प्रयोग कैसे करेंगे, आशा गर्भावस्था की पहचान करने के लिए किन घरों का प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण करे, परामर्श देते समय वह किन बातों का ध्यान रखे। एक संगिनी के रूप में आपकी भूमिका यह हो जाती है कि आपको आशा को सहयोग करना है जहाँ पे भी उसे इन कार्यों को करने में दिक्कत आ रही है। अब आगे हम ये जानेंगे कि आशा क्षेत्र में अनुमानित गर्भवती महिलाओं के गैप का आकलन आप कैसे करेंगे, कि अनुमानित कितनी गर्भवती महिलाएं होनी चाहिए और कितनी आशा के पास है। तो आशा संगिनी जब भी क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रही है तो वीएचआईआर उसे अवश्य देखना है, वीएचआईआर का अवलोकन करना है, उसे भाग 3 में देखना है कि वहाँ पर जो पंजीकृत गर्भवती महिलाएं हैं वो कितनी हैं और अनुमानित कितनी होनी चाहिए। यदि आशा के पास गर्भवती महिलाएँ अनुमानित के हिसाब से कम हैं, तो आपको उसे सहयोग करना है कि वो किन घरों को भ्रमण करे जहाँ पे गर्भवती महिलाएँ मिल सकती हैं, या निश्चय किट के प्रयोग में अगर उसे दिक्कत आ रही है या किसी परिवार में परामर्श देने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी आप आवश्यकता अनुसार सहयोग करें। यदि हम अनुमानित गर्भवती महिलाओं की बात करें, तो सामान्यतः 1000 की जनसंख्या पर प्रति माह 2 से 3 नई गर्भवती महिलाएं मिलती हैं। 1000 की जनसंख्या पर किसी भी निश्चित समय में 160 से 170 योग्य दंपत्ति
होते हैं। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल गर्भवती महिलाओं की 10% महिलाएं जो होती हैं जिनमें खतरे के लक्षण हो सकते हैं। तो इस तरह से आप गैप का आकलन करके आशा को बता सकते हैं कि आपके यहाँ इतनी गर्भवती महिलाएं हैं जबकि आपके पास इतनी गर्भवती महिलाएं होनी चाहिए। आपके पास उच्च जोखिम महिलाएं जो हैं ये 10% जनसंख्या के हिसाब से गर्भवती महिलाओं के हिसाब से आप निकाल के उसे बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपके पास उच्च जोखिम महिलाएं इतनी होनी चाहिए जबकि ये कम है यहाँ पर और उच्च जोखिम वाली महिलाएं मिल सकती हैं। इस प्रकार से आप उसे सहयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं किसी भी आशा क्षेत्र में अनुमानित गर्भवती महिलाओं की संख्या का आकलन किस प्रकार से करेंगे। अनुमानित गर्भवती महिलाओं की संख्या जानने के लिए सबसे पहले आशा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उस जिले के जन्म दर को गुणा कर 1000 से भाग दें। यह अनुमानित जीवित शिशु जन्म की संख्या होगी उस क्षेत्र में। कुछ ऐसी गर्भवती हो सकती हैं जो गर्भपात एवं मृत शिशु जन्म के कारण जीवित जन्म में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं। इसलिए जो संख्या आए उसका 10% निकालें और उसे पहली संख्या में जोड़ दें। जो नई संख्या आएगी वह 1 साल की कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या होगी। क्योंकि गर्भावस्था जो है वो 9 माह की होती है तो एक आशा क्षेत्र में किसी भी समय गर्भवती महिला की संख्या निकालने के लिए पूरे 1 साल की गर्भवती महिला की संख्या से 12 से भाग दें। क्योंकि गर्भावस्था 9 माह की होती है इसलिए जो संख्या आए उसमें 9 से गुणा कर दें। एक निश्चित समय पर कुल जीवित जन्म का लगभग 10% परिणाम गर्भपात या मृत जन्म होता है। आइए इसे अब एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी एक जिले के किसी एक आशा क्षेत्र की जनसंख्या 1000 है और जिले की जो जन्म दर है वो 28 है। अगर जनसंख्या को जन्म दर से गुणा करें और 1000 से भाग दें तो जो नई संख्या आएगी वो होगी 28। ये हमारे आशा क्षेत्र की कुल जीवित जन्म होगा। इस संख्या का 10% लगभग 3 होगा, यानी कि 28 गुणे 10/100 करेंगे तो लगभग 3 आएगा, जो कि हमारा गर्भावस्था का अपव्यय मानते हैं हम। अब 28 को 3 से जोड़ेंगे तो नई संख्या जो आएगी वो होगी 31, यानी कि कुल जीवित जन्म में हमने जो गर्भावस्था का अपव्यय है उसे जोड़ दिया तो पूरी साल की जो गर्भवती महिलाएं होंगी वो 31 होंगी। किसी भी समय इस आशा क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या यदि हमें निकालनी है तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले भी हमने बात की कि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 1 माह की गर्भवती निकालने के लिए जो कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या आई है, उसको 12 से भाग देंगे। जो 1 महीने की संख्या गर्भवती महिलाओं की निकल के आएगी, उसमें 9 का गुणा करेंगे, तो हमारी किसी भी आशा क्षेत्र में किसी भी समय गर्भवती महिला की संख्या निकल के आ जाएगी। इस उदाहरण के अनुसार जो गर्भवती महिलाओं की किसी भी समय में संख्या है, वो है 23। संगिनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अगर उसके किसी आशा क्षेत्र में कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या कुल अनुमानित गर्भवती महिलाओं की संख्या से कम है तो आशा को आवश्यकता अनुसार मेंटर करें। आशा की क्या भूमिका है गर्भवती महिला की पहचान एवं पंजीकरण में। आशा को प्राथमिकता निर्धारित कर उन घरों का भ्रमण करना है जहां पर गर्भवती महिला मिलने की संभावना है। निश्चय किट का प्रयोग कर संभावित गर्भवती महिलाओं की जांच करें एवं जांच की पुष्टि होने पर गर्भवती महिला को VHND पर मोबिलाइज कर सेवाएं दिलवाएं। आशा गृह भ्रमण के दौरान परिवार के सदस्यों से गर्भावस्था की पहचान एवं शीघ्र पंजीकरण के महत्व के बारे में अवश्य चर्चा करें। आशा को अपनी VHIR के भाग 3 में गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध करे और ड्यू लिस्ट में अपडेट कर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाएगी। आशा संगिनी की गर्भवती महिला की जल्द पहचान एवं पंजीकरण में क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करते हैं। आशा संगिनी जब भी अपने क्षेत्र भ्रमण के लिए जा रही है तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपनी आशाओं को क्षमतावर्धन करेगी, सपोर्टिव सुपरविजन करेगी। आशा ड्रग किट में निश्चय किट की समय समय पर रिफिलिंग करवाएगी और उसकी उपलब्धता के लिए ब्लॉक पर एडवोकेसी भी करेगी। आशा को निश्चय किट के सही उपयोग के बारे में बताए। VHIR का अपडेशन एवं गृह भ्रमण कर गैप का आकलन करे एवं गैप के आधार पर आशा को सहयोग करे।
यदि प्रतिरोधी परिवार है, असेवित एवं वंचित वर्ग के घरों का प्राथमिकता के आधार पर उसे भ्रमण करना है और उन्हें सेवाएं लेने के लिए प्रेरित करना है। पूरे सत्र में हमने क्या सीखा है, आइए क्विज के माध्यम से दोहरा लेते हैं। आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के साथ 4 विकल्प हैं, उसमें से जो भी आपको सही उत्तर लगता है, आपको वो उत्तर बताना है। क्विज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निश्चय किट का प्रयोग माहवारी छूटने के कितने दिन बाद करने पर गर्भावस्था का सही परिणाम आएगा? आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, माहवारी छूटने के 7 से 10 दिन बाद, माहवारी छूटने के तुरंत बाद, माहवारी छूटने के 3 दिन बाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है निश्चय किट का प्रयोग माहवारी छूटने के 7 से 10 दिन बाद करने पर गर्भावस्था का सही परिणाम आता है। दूसरा प्रश्न है, किसी भी गर्भवती महिला को पंजीकृत कब मानेंगे? विकल्प 1 है आशा की वीएचआईआर में सूचीबद्ध होने पर। दूसरा विकल्प है एनम द्वारा कोई भी एक सेवा दिए जाने पर। तीसरा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिलने पर। चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है किसी भी गर्भवती महिला को हम पंजीकृत तब मानेंगे जब उसे एनम द्वारा कोई भी एक सेवा दे दी गई हो। इन सेवाओं में टीडी का टीका अगर उसे दे दिया गया है या एमसीपी कार्ड मिल गया है या कोई भी जांच सुनिश्चित कर ली गई है एनम द्वारा, तो हम उस महिला को पंजीकृत मानेंगे। तीसरा प्रश्न आपके लिए यह है कि प्रति माह एक आशा क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या में कितनी नई गर्भवती महिलाएं मिलेंगी? विकल्प 1 है 10 गर्भवती महिलाएं मिलेंगी, दूसरा है 24 गर्भवती महिलाएं मिलेंगी, तीसरा है 2 से 3 नई गर्भवती महिलाएं मिलेंगी और चौथा है 15 गर्भवती महिलाएं मिलेंगी। सही उत्तर है कि प्रति माह एक आशा क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या में 2 से 3 नई गर्भवती महिलाएं मिलेंगी। प्रश्न 4 है कि किसी भी गर्भवती महिला के जल्द पंजीकरण कराने से क्या फायदे हैं? पहला विकल्प है कि 4 जांचें समय पर सुनिश्चित हो पाएंगी। दूसरा है जेएसवाई का लाभ मिल पाएगा। तीसरा है किसी भी प्रकार की जटिलता का समय से प्रबंधन हो पाएगा। चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न आपके लिए है कि वीएचआईआर के कौन से भाग में गर्भवती महिला को दी जाने वाली सेवाओं को अपडेट किया जाता है? विकल्प 1 है भाग 2 में, विकल्प 2 है भाग 3 में, विकल्प 3 है भाग 5 में और विकल्प 4 है भाग 4 में। सही उत्तर है कि वीएचआईआर के भाग 3 में गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं को अपडेट किया जाता है। आशा है कि इस सत्र में दी गई जानकारी के माध्यम से सभी संगिनी बहनें क्लस्टर बैठक में इस सत्र का संचालन सही प्रकार से कर पाएंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।